गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी प्रथम पुस्तक सृजन उसके पद्य खंड के पाठ 6 उषा कविता जिसके कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम कवि परिचय देखते हैं। कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म सन 1911 ईस्वी में हुआ और मृत्यु सन 1993 ईस्वी में हुई। देहरादून में जन्मे कवि शमशेर बहादुर सिंह 8 या 9 वर्ष के थे जब उनकी मां का निधन हो गया, तो उन्हें अपना सारा बचपन अकेले ही गुजारना पड़ा। उसके बाद 18 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ, लेकिन मात्र 6 वर्ष का साथ निभाकर पत्नी भी टीबी से चल बसी। लेकिन शमशेर बहादुर सिंह के जीवन में ये जो संघर्ष आया उसको उन्होंने निर्बल या दुर्बल नहीं बनाया, बल्कि उनकी जो कविताएं थी उनको और ज़्यादा शक्ति संपन्न बनाया। आइए देखते हैं उनकी कविताओं की कुछ विशेषताएं। इनकी कविताओं में हमें बिंब धर्म मिलता है, यानी जो शमशेर बहादुर सिंह है वो बिंब धर्मी कवि के रूप में ज़्यादा विख्यात हैं। इन्होंने अपनी हर कविता में बिंब और प्रतीकों का प्रयोग किया है। इनकी कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता तथा प्रयोगधर्मी कवि की शिल्प विधा का अनूठा संगम प्राप्त होता है। मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास को हमने 4 कालों में बांटा है। उसमें से सबसे अंतिम काल था आधुनिक काल। उस आधुनिक काल में भी प्रगतिशील कवियों के रूप में जो शमशेर बहादुर सिंह हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, क्योंकि ये अपनी कविताओं में नए नए प्रयोग करते हैं, नई नई कविताएँ लिखते हैं। आगे हम देखते हैं, सौंदर्य के अनूठे चित्रों की रचना से इनकी जो कविताएं हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नज़र आती हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी। इनकी सारी कविताओं में हमें खड़ी बोली हिंदी ही मुख्य रूप से भाषा के रूप में नज़र आती है और उर्दू हिंदी शब्दकोश का इन्होंने संपादन भी किया था। अब हम बात करते हैं इस कविता की। उषा, उषा शब्द से ही आपको पता चल जाता है कि किस प्रकार के दृश्य का वर्णन है। उषा का समय वो होता है जब सूर्योदय होने वाला है, लेकिन चारों ओर आसमान में हमें लालिमा या केसर घुली हुई जो दृश्य होता है वैसा कुछ महसूस होता है। तो यहाँ उन्होंने अपने उषा को यानी प्रातःकाल के दृश्य को गांव में या घर में जो बिंब होते हैं, घर में जो चीज़ें काम में आती हैं उनको बिंबों और प्रतीकों के रूप में प्रयोग करते हुए इस कविता को बहुत सुंदर बनाने का प्रयास किया है। यानी इनकी इस कविता में हमें घरेलू बिंबों का प्रयोग मिलता है, जैसे इन्होंने चौका और सिलबट्टी और इन सब का प्रयोग किया है। और भाषा, बिंब और लय की दृष्टि से अगर हम इस कविता को देखें तो उसमें इनका मणिकांचन सहयोग नज़र आता है। यानी इनकी इस कविता में हमें भाषा, बिंब और लय इन तीनों का बहुत ही सुंदर समावेश नज़र आता है। तो हम इस कविता को घरेलू बिंबों के साथ में देखते हैं कि उन्होंने कितना सुंदर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। स्टूडेंट्स, शमशेर बहादुर सिंह के जीवन परिचय को समझने के बाद अब हम अपनी कविता को शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है उषा। उषा का समय वो होता है जब सूर्योदय होने वाला है, यानी सूर्य के दर्शन होने से पहले जो आसमान, नीला आसमान केसरिया सा नज़र आता है, बहुत सुंदर मोहक प्रभावी दर्शन होता है। वो उसी दर्शन का वर्णन यहाँ पर जो कवि हैं उन्होंने घरेलू बिंबों में बदलकर बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यहाँ कवि उषा काल के सुंदर वर्णन को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, प्रात नभ था, प्रात का मतलब प्रातःकाल का, नभ यानी आकाश, बहुत नीला शंख जैसे, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही गहरे नीले रंग का शंख हो। भोर का नभ यानी प्रातःकाल का जो नभ है वो कैसा लग रहा है, राख से लीपा हुआ चौका। चौका पुराने समय में जो रसोई बनाने का लीपा पोता स्थान होता था, यानी अभी तो हम लोग झाड़ू और पोछा लगाते हैं घर में सफाई के लिए,
लेकिन पुराने समय में राख से चौके को यानी रसोई के आसपास के स्थान को लीपा जाता था, उसे शुद्ध किया जाता था भोजन बनाने के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि अभी अभी राख से किसी ने गीला चौका लगाया है। और वो गीला क्यों लग रहा है, यानी नभ जो है उसे यहाँ पर कवि ने नीला शंख माना, गहरा नीला शंख माना है, और उस पर लाली बिखेर रही है। जो सूर्योदय है, सूर्य की जो लालिमा है वो बिखरने वाली है, और उसकी लालिमा से ही क्या हो रहा है, वहाँ पर जो नमी आ गई है, उस नमी की वजह से उस समय जो चौका है वो गीला हमें नज़र आ रहा है। यानी कवि ने यहाँ पर लालिमा के लिए, और जो नभ है जो कि भोर का नभ है, नीले गहरे रंग का है और ललाई लिया हुआ भी है, उसे उन्होंने गीले लीपे हुए चौके के समान माना है। बहुत काली सिल पर जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। एक रूप ये माना, दूसरा वर्णन वो ऐसे कर रहे हैं कि या फिर बहुत काली सिल। पुराने समय में मसाला पीसने के लिए एक पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, और एक बड़े से पत्थर से उसे पीसा जाता था। एक बड़ा पत्थर होता था जिसके ऊपर एक छोटे पत्थर से पीसा जाता था, जिसे हम सिलबट्टा कहते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बहुत काली सिल, या फिर वो जो नभ का दृश्य है, वातावरण है, प्रातःकाल का जो दृश्य है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि काले रंग की सिल। सिल जो है वो मसाला पीसने का पत्थर है, एक पत्थर जिस पर मसाला पीसा जाता है, उस पर ऐसा लग रहा है कि लाल रंग की केसर जैसे धुल गई हो। यानी अगर उस सिल पर मसाला पीसा जाए तो मसाला कैसा होगा, लाल रंग का। मिर्च वगैरह होगी तो लाल ही होगी। तो लाल रंग का जो मिर्च मसाला है, उस मसाले को यहाँ पर उन्होंने नभ में सूर्योदय की जो लालिमा है, यानी नभ को तो उन्होंने काली सिल के समान मान लिया, और जो सूर्योदय की लालिमा है उसे उन्होंने उस मसाले के समान मान लिया। तो अभी वो दृश्य ऐसा लग रहा है जैसे कि नभ में लालिमा छा रही है और पत्थर की सिल पर लाल केसर बिखेर दी हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। या फिर वो ऐसे भी कह रहे हैं कि जैसे काले रंग की स्लेट होती है, बचपन में सबने स्लेट का इस्तेमाल किया पढ़ाई करने के लिए, तो स्लेट कैसी होती है, काले रंग की। और उस काले रंग की स्लेट पर लाल खड़िया चौक, अब उसको लिखने के लिए जैसे हम बढ़ते का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम स्लेट पेंसिल कहते हैं, तो वो स्लेट पेंसिल यहाँ पर कवि ने कैसी मानी है, लाल रंग की। यानी लाल खड़िया चौक है जिससे क्या है, किसी ने लिख दिया हो या मल दिया हो। अर्थात यहाँ स्लेट को उन्होंने क्या माना है, नभ काले रंग का, और उस पर जो सुंदरता छाई है, लालिमा छाई है, उस लालिमा को उन्होंने लाल खड़िया चौक के समान माना है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि काली स्लेट पर किसी ने लाल रंग की खड़िया को मल दिया हो। बिल्कुल वही दृश्य यहाँ प्रातःकाल के दृश्य का नभ में, आकाश में नज़र आ रहा है। यहाँ बहुत सारे उपमानों के साथ में उन्होंने इस सुंदर दृश्य को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आगे देखते हैं। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो हिलती भी प्रतीत हो रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि नील जल में, यानी नीले रंग के जल में, नीले रंग के पानी में किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। यानी सूर्योदय का वो दृश्य जो है ऐसा लग रहा है जैसे गोरे रंग का किसी का शरीर है, देह है। देह का अर्थ यहाँ पर शरीर से है, और झिलमिल का अर्थ यहाँ पर है चमकता हुआ या चमकना, और गौर का अर्थ है गोरा रंग या गोरा शरीर। ठीक है, तो यहाँ वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे नीले रंग के जल में किसी की गोरे रंग की चमकती हुई
आभा जो है वो हिलती हुई प्रतीत हो रही है। अर्थात उन्होंने सूर्योदय के समय को नीले जल का अर्थ यहाँ पर नीला नभ ही है। नीले नभ के अंदर जो सूर्योदय की प्रतिमा है या सूर्य का उदय होना है वो किसी के सुंदर गोरे शरीर से उन्होंने तुलना करते हुए बताया है। आगे, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और यहाँ उन्होंने आगे जादू यानी चमत्कार, ये जो सूर्योदय का चमत्कार है जिसका वर्णन अभी तक कवि हमें समझा रहे हैं, उसका जादू अचानक से टूट जाता है क्योंकि ये दृश्य सूर्य के उदय होने से पहले की जो लालिमा छाई है उसका है। और अब क्या हुआ, जब सूर्योदय हो गया यानी सूर्य उदित हो गया, सूर्य आकाश में आ गया, सूर्योदय हो गया यानी सूर्य का आकाश में आगमन हो गया, तो उस उषा का यानी उस सूर्योदय से पूर्व के समय का लालिमा युक्त जो दृश्य है उसका जादू टूट जाता है और सूर्य उदय हो जाता है। यहाँ पर सूर्य उदय हो चुका है, अब उसका जादू टूट चुका है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कवि ने बहुत सारे उपमानों का उपयोग किया है इन सारी बातों को समझाने के लिए या सूर्योदय के दृश्य को समझाने के लिए। साथ में उन्होंने मानवीकरण अलंकार बताया है, जिस प्रकार से सूर्योदय हो रहा है, जादू टूट रहा है, ये सारी बातें मानवीकरण अलंकार से संबंधित हैं। साथ ही उन्होंने अनेक बिंबों का और अनेक प्रतीकों का उपयोग किया है जो हमारे रोजाना प्रतिदिन उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं। उन सब प्रतीकों को, उन सब बिंबों को कवि ने काम में लेते हुए इस सूर्योदय की या उषा के समय की सुंदरता को हमें इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ आ गई होगी। अब हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उषा कविता में है, सूर्योदय का वर्णन। इसका उत्तर अ है, सूर्योदय का वर्णन। दूसरा, जादू टूटता है उषा का में जादू का अर्थ है। यह हम जादू का अर्थ आकर्षण से ले सकते हैं। जो सूर्योदय का आकर्षण है, सूर्य का जो समय है, या फिर भोर का जो सौंदर्य है, ये ज़्यादा उचित लग रहा है कि भोर का जो सौंदर्य है, द आंसर इसमें आप मानेंगे। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, पहला, भोर का आकाश किसके समान नीला था? भोर का आकाश शंख के समान नीला था। यहाँ कवि ने भोर के आकाश की जो तुलना है वो हमें नीले शंख के समान की है, तो शंख के समान था। दूसरा प्रश्न, कवि ने नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा है? कवि ने नभ को राख से लिपा हुआ चौका इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार से राख से लिपा हुआ चौका यानी पवित्र स्थान जो होता है वो गीला लगता है, उसी प्रकार से नभ में जब लालिमा छाने लगती हैं, आकाश में जब लालिमा छाने लगती हैं, तो उस समय उसमें भी जो ओस की बूंदें हैं उसके कारण जो नभ है, जो आकाश है, वो गीला नज़र आता है। और क्योंकि सूर्योदय की लालिमा वहाँ छाई हुई है तो उन्होंने इसे राख से लिपा हुआ चौका कहा है। तीसरा प्रश्न, उषा का जादू टूटने का क्या तात्पर्य है? यहाँ उषा का जादू टूटने का तात्पर्य है सूर्योदय होना, यानी अब सूर्य जो है वो आकाश में आ चुका है, नभ में आ चुका है। लघुत्तरात्मक प्रश्न, पहला प्रश्न, लाल केसर तथा लाल खड़िया चौक के माध्यम से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? लाल केसर और लाल खड़िया चौक के माध्यम से कवि जो सूर्योदय की लालिमा है, सूर्य के उदय होने से पहले आकाश में जो केसरिया रंग फैल जाता है उसकी तरफ इशारा है। उन्होंने लाल केसर यहाँ पर सूर्योदय के समय को माना कि जिस प्रकार से नभ जो है वो काला या नीले रंग का है, उसे उन्होंने काली सिल के समान माना और लाल केसर उस पर घुल गई हो, ऐसे ही उन्होंने स्लेट को माना नभ के समान और उस पर लाल खड़िया चौक को लीपा हुआ या मला हुआ बताया है। दूसरा प्रश्न, उषा कविता में कवि क्या संदेश
देता है। उषा कविता में हम ये कह सकते हैं कि कवि ने हमें प्रकृति के इतने सुंदर वातावरण का संदेश दिया है कि सूर्योदय का जो समय है वो बड़ा ही सुंदर होता है, और उसी सुंदर दृश्य को उन्होंने यहाँ पर हमें प्रस्तुत किया है। तीसरा प्रश्न, उषा कविता की प्रमुख शिल्पगत विशेषता क्या है? हम उषा कविता की शिल्पगत विशेषताएं ये कह सकते हैं कि कवि ने भोर के समय को बहुत अनूठे शब्द चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया। सूर्योदय के दृश्यों को उन्होंने मनोहारी घरेलू बिंबों में बदलकर बहुत प्रभावी ढंग दिखाया। ये बिंब हमें गांव की मोहक भोर और जीवंत परिवेश का साक्षी भी बनाते हैं। भाषा, बिंब और लय तीनों का मणिकांचन सहयोग हमें इस कविता में मिलता है। हम प्रातःकालीन सूर्योदय का मूक दृष्टा मात्र न बनकर भोर का जो जीवंत परिवेश है, उस जीवंत परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर सृष्टा के रूप में एहसास कराता है। और यहाँ बहुत सारे बिंब उन्होंने लिए हैं, जैसे राख से लिपा हुआ चौका है, बहुत काली सिल है, स्लेट या लाल खड़िया चौक है। ये सारे सामान्य घरेलू परिवार के बिंब हैं जिनको कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। शमशेर बहादुर सिंह, अब निबंधात्मक प्रश्न। शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता का प्रकृति वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। शमशेर बहादुर सिंह की ये जो पूरी कविता हमने पढ़ी है, इस पूरी कविता में उन्होंने प्रकृति के सुंदर दृश्य को वर्णित किया है। तो आप इस पूरी कविता को ही बहुत अच्छे से व्याख्यात्मक रूप में इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। फिर आता है व्याख्यात्मक प्रश्न। नील जल में या किसी की डैश डैश सूर्योदय हो रहा है। आप इस प्रश्न को मत कीजिएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो निबंधात्मक प्रश्न है उस प्रश्न में भी हम इस पूरी कविता के प्रकृति सौंदर्य को ही वर्णित कर रहे हैं। धन्यवाद।